नमस्कार। मैं नरेश कुमार जेठिया आप सभी का यूट्यूब चैनल एनजे सोशियोलॉजी में हार्दिक स्वागत करता हूं। और आज मैं आपको एमए फाइनल का सब्जेक्ट पढ़ाने जा रहा हूं। उसका एक टॉपिक एस.सी. दुबे ने जो एक पुस्तक लिखी थी, एक भारतीय ग्राम एन इंडियन विलेज, जो कि उनकी अमर कृति मानी जाती है। उसमें दुबे ने सामिरपेट गांव का अध्ययन किया था। तो सामिरपेट गांव के अध्ययन के बारे में सामिरपेट की सामाजिक संरचना, सोशल स्ट्रक्चर ऑफ सामिरपेट, इस विषय के ऊपर मैं आपको बताने जा रहा हूँ। सामिरपेट गांव की जो सामाजिक संरचना है उसकी 3 प्रमुख इकाइयों में वर्णन किया जा सकता है। और ये प्रमुख इकाइयाँ हैं: ग्राम, समुदाय में जाति व्यवस्था, आंतरिक गठन, सत्ता और न्याय, और तीसरा है अंतर्जातीय और अंतर्ग्रामीय संगठन। इन तीनों इकाइयों के आधार पर सामिरपेट ग्राम का अध्ययन किया था। तो सबसे पहले हम करते हैं ग्राम समुदाय में जाति व्यवस्था, कास्ट सिस्टम इन विलेज कम्युनिटी। सामिरपेट में हिंदू और मुसलमान दोनों ही रहते हैं। मुसलमान अल्पसंख्यक है, किंतु सामाजिक धार्मिक मामलों में उनका समूह सुसंगठित है। वे सभी सुन्नी शाखा के और संपत्तियां पूंजी के आधार पर उनमें कोई वर्ग भेद नहीं मिलता। वे स्वायत्त और आत्मनिर्भर समूह की भांति व्यवहार करते हैं। और हिंदू समाज व्यवस्था का मूल आधार जाति व्यवस्था है। हिंदुओं की कठोर एवं सोपानिक जाति व्यवस्था से घिरे मुसलमान भी जाति सोपान क्रम की परिधि में फंसे दिखाई पड़ते हैं और उनकी स्थिति अर्ध जाति हो गई है। और हिंदू समाज जो है सामिरपेट में निवास करने वाले, उनकी सामाजिक व्यवस्था का मूल आधार जाति व्यवस्था है। इसका अखिल भारतीय सोपानिक प्रारूप वर्ण व्यवस्था में मिलता है, जिसमें 4 वर्ण रहे हैं: ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। परंतु समय के साथ साथ इसमें 5 विभाजन हो गए। 3 तो पूर्ववर्त हैं, जिसमें द्विज वर्ण कहा जाता है, और केवल वही उपनयन संस्कार करते हैं, जनेऊ पहनते हैं। उसके बाद में चौथे समूह में कई वैश्य जाति आती है जिन्हें अपेक्षाकृत स्वच्छ माना जाता है। इसके बाद 5वां समूह उन जातियों का जो अस्वच्छ तथा अस्पृश्य कही जाती है। ये कुछ ग्राम समुदाय की जाति व्यवस्था है। और इसमें प्रत्येक स्वतंत्र जो अंतर्वेद जाति समूह बहिर्वाह गोत्रों में बटा हुआ है, और ये गोत्रम उसी प्रकार कई वंशों में बटे हुए हैं। उन उप विभागों का मुख्य कार्य वैवाहिक संबंधों को नियामिक करना होता है। एक व्यक्ति को न केवल अपने से भिन्न गोत्रम वरन अपने से भिन्न वंशों में भी विवाह करना होता है। इस प्रकार अंतर्विवाही उपजातीय गोत्रों और वंशों से मिलकर एक जाति की एक इकाई के रूप में संरचना उभर कर आती है। और नेक्स्ट पॉइंट है आंतरिक गठन, सत्ता और न्याय, इंटरनल स्ट्रक्चर, अथॉरिटी एंड जस्टिस। सामिरपेट के आंतरिक नियंत्रण की दृष्टि से 2 स्पष्ट इकाइयाँ दिखाई देती है। पहली गांव की सामाजिक धार्मिक इकाई, जिसके अपने पदाधिकारी व कार्यकर्ता हैं। दूसरी सरकार की प्रशासनिक इकाई एवं अर्ध सरकारी अधिकारीगण। और सामाजिक धार्मिक इकाई की संरचना के जो रूप है वो इस प्रकार है: सामाजिक धार्मिक सत्ता और न्यायिक संरचना, देशमुख और पंचायत। गणादि के अंदर गांव की धार्मिक गतिविधियों के आयोजक होते हैं, और कुलम पैदा में विभिन्न जातियों के मुखिया होते हैं। और पैदा मनुष्य या ईटी पैदा में परिवार का मुखिया होता है। ये हम बात कर रहे हैं जो सामिरपेट गांव की सामाजिक संरचना है, उसी का एक पार्ट है। सेकंड बिंदु था हमारा कि किस प्रकार उसमें आंतरिक गठन में सत्ता और न्याय की व्यवस्था पाई जाती है। देशमुख जो होता है पूरे गांव का मुखिया होता है, और ये पद वंशानुगत हैं। एक ही परिवार के वंशज इस
पद पर करीब 300 वर्षों से चले आ रहे हैं। धन, पद और सरकारी अधिकारियों से संपर्क के कारण देशमुख की स्थिति सर्वोपरि व प्रभावशाली है और गांव के समारोह में उसे सम्मान मिलता है और सभी बड़े झगड़ों के निपटारा भी करते हैं। उसका निर्णय जो होता है सर्वमान्य होता है और इसमें पंचायत होती है। पंचायत के प्रमुख कार्य होते हैं छोटे दीवानी या फौजदारी झगड़ों का निपटाना, गांव के पर्वों का कार्यक्रम तैयार करना, आसपास के गांव या शामिल पाठ में हैजा, चेचक या प्ले की आशंका होती है, धार्मिक पूजा पाठ की तिथि निर्धारित करना और संस्कार संपन्न करना, सार्वजनिक कार्य के लिए प्रत्येक परिवार के लिए जाने वाली चंदे की राशि तय करना और यदि सरकार से वित्तीय सहायता लेनी है तो उस विषय में और उसकी संभावनाओं पर विचार करना, योजना बनाना, किसी सरकारी विरुद्ध के आगे शिकायत, जो सरकारी अफसर होते हैं उनके विरुद्ध आगे शिकायत किए जाने से पूर्व मामले पर विचार करना, ये सारे कार्य पंचायत द्वारा किए जाते हैं। सामिरपेट में पारिवारिक संरचना जो होता है पितृवंशीय और पितृस्थानीय है। संयुक्त परिवार आदर्श तो माने जाते हैं, परंतु विवाह के बाद पिता से अलग रहने की और पिता की मृत्यु के बाद भाई से अलग होने की प्रवृत्ति पाई जाती है। परिवार का सबसे बड़ा पुरुष ही परिवार का मुखिया गिना जाता है और उससे ये आशा नहीं की जाती कि वह अपने पुत्रों व भाइयों के बीच भेदभाव करेगा। वे परिवार के सभी सदस्यों का नियंत्रक हैं, इसलिए उनके कर्तव्यों के लिए जाति और गांव की पंचायत में उसी जो जवाबदेही है वो उससे निभानी पड़ती है। और साथ में हम देखते हैं कि मध्य व प्रायद्वीपीय भारत के अधिकांश भागों की भांति जहाँ के गांव में भी कई कामगार होते हैं, उनके दो प्रकार के कार्य होते हैं। एक तो उनके रोज़मर्रा के जीवन से संबंधित कार्य, दूसरे गांव में दौरे पर आने वाले सरकारी अफसरों की आवभगत और सेवा संबंधी काम। सामिरपेट में 14 कामगारों में से केवल 6 लोग 4 पदों पर लगे हुए हैं। उन्हें 3 रुपये मासिक मिलता है। शेष को उनके अंशकालिक राजकीय सेवा के लिए लगान माफी भूमि से छोटे छोटे टुकड़े मिले हुए हैं। सरकारी अफसर भी जाते समय उन्हें कुछ बख्शिश दे देते हैं और फसल कटने के समय कृषकों से वो अपना हक मांगते हैं। नेक्स्ट तीसरा पॉइंट है अंतर्जातीय और अंतर ग्रामीण संगठन, इंटरकास्ट एंड इंटर विलेज ऑर्गेनाइजेशन। सामाजिक संगठन की इकाई के रूप में जाति गांव की संकीर्ण सीमाओं के बाहर काफ़ी बड़े भौगोलिक प्रदेश तक फैली होती है। गांव की अधिकांश जातियां अपना सामाजिक आदान प्रदान जो है तेलंगाना तक ही रखती है और कुछ जातियां इसके बाहर क्षेत्र में भी संबंध रखती है। अंतर ग्रामीण संगठन दो प्रकार के पाए जाते हैं। एक तो विभिन्न जातियों की पंचायत, गांव में जातियों के गठन और उनके बीच सामाजिक बंधनों के अनुसार किसी भी जाति विशेष के लोगों के कुछ गांव के समूह के लिए एक ही पंचायत होती है। कुछ जातियों में 10 से 20 गांव की पंचायत होती है। कुछ जातियों में कई उपजातियों के लिए एक संयुक्त पंचायत होती है और कहीं कहीं उपजातियों की भी अपनी अपनी पंचायत हैं। प्रत्येक सदस्य गांव से जाति का मुखिया इस पंचायत का सदस्य होता है और ये पंचायत जाति के रीति रिवाजों और परंपराओं को तोड़ने के मामले में, जाति के लोगों के आपसी झगड़े के मामले, तलाक के मामले, विवाह के बारे में तय किए गए वायदों को पूरा न करने की शिकायतों और अंतर्विवाह बहिर्विवाह के नियम तोड़ना या निषिद्ध भोजन का खाना या निम्न व्यवसाय अपनाना, इस प्रकार के पंचायत के कार्य क्षेत्र में आते हैं। और अंतर ग्रामीण पंचायतें भी होती हैं। दो गांवों के बीच में झगड़ा अथवा विभिन्न गांवों के दो दलों के बीच झगड़ा जो एक ही जाति के न हो, ऐसे होने पर अंतर ग्रामीण पंचायत की आवश्यकता होती है और उन्हें बुलाया जाता है। ये विवाचक समितियों के रूप में कार्य करती है और जो विवाचक समितियों के रूप में कार्य करती है, अपना निर्णय मनवाने के लिए उनके पास कोई ताकत नहीं होती है, तो आजकल ऐसे मामले सरकारी अदालतों में ले जाए जाते हैं। इस प्रकार भारतीय ग्रामीण संरचना इतनी सरल नहीं है जितनी ऊपर से दिखाई देती है।
परंपरागत हितों और आधुनिक परिवर्तनशील समूह के हितों ने सक्रिय होकर इसे और भी जटिल बना दिया है। इस बारे में टीबी पोटोमोर ने प्रोफेसर दुबे के शामिरपेट के अध्ययन पर टिप्पणी करते हुए सही लिखा कि यातायात के विकास ने सामाजिक गतिशीलता को बढ़ा दिया है और नगरीय शैक्षिक सुविधाओं की ओर आकर्षण बढ़ाया। इसके अतिरिक्त सरकार की कल्याण संबंधी एजेंसी और राष्ट्रीय राजनीतिक दलों की गतिविधियों ने भी शामिरपेट के सामाजिक जीवन को प्रभावित किया है। वहाँ के सामाजिक और राजनीतिक सोपान क्रम में परिवर्तन आया और यद्यपि हम देखते हैं कि प्रभाव और प्रतिष्ठा के स्रोतों में धन, शिक्षा, सरकारी सेवा में पद का भी समावेश हो गया है, लेकिन फिर भी परिवर्तन बहुत धीमा है। परंपरागत व्यवस्था की पकड़ अभी भी मजबूत बनी हुई है। और अब हम इसी क्रम में नेक्स्ट क्लास में दुबे का एक ग्रामीण समुदाय की संस्कारात्मक संरचना के बारे में अध्ययन करेंगे। और आपने ये सब कुछ सुना, इसके लिए धन्यवाद।